हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस पार्ट में आपका स्वागत है। हम ये पार्ट को बनाने का जो मोटिव है वो है कि हम क्वेश्चन आंसर को भी साथ में कवर करें। उस पार्ट में हमने इसलिए इसको नहीं डाला क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इस पार्ट में जो क्वेश्चंस हैं उसकी जो थ्योरी है इससे पिछले वाले पार्ट में अवेलेबल है। इस चैप्टर से रिलेटेड आप जब थ्योरी क्लियर करेंगे जब भी आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस पार्ट को देखने से पहले आप क्या करें, मेरा फर्स्ट वाला पार्ट देखिए इसी चैप्टर का, जो फर्स्ट पार्ट के नाम से गैसों के अणुगतिक सिद्धांत का पार्ट फर्स्ट, वो आप देखिए, पूरा वीडियो देखिए। जब आपको पूरी थ्योरी क्लियर हो जाएगी उसके बाद में ही आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर को लेके। चलिए, तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। ये दे रखा है, यदि किसी कण की गतिज ऊर्जा को नियत रखते हुए, कण या गैस की गतिज ऊर्जा को, मैं यहां लिख देता हूं, गैस की गतिज ऊर्जा को नियत रखते हुए गैस का आयतन जो है कितना कर दिया, 1/4 कर दिया जाए, तो उसके दाब में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, आपको ये निकालना है कि उसके दाब में कितना परिवर्तन हो जाएगा। हमने क्या करा, उसकी गतिज ऊर्जा को दुगना कर दिया है और उसके आयतन को क्या करा है, गतिज ऊर्जा को नियत रखते हुए उसके आयतन को 1/4 कर दिया। तो हमने जो फॉर्मूला ड्राइव करा था वो हमारे पास आया था, P दाब बराबर आया था 2/3 गतिज ऊर्जा बटे V। ये हमारा डेरिवेशन से हमने फॉर्मूला निकाला था। ये क्या था हमारा, ये हमारा दाब था। ठीक है, और ये क्या थी, गतिज ऊर्जा थी, और ये हमारा आयतन था गैस का। ठीक है, ये सूत्र निकल के आया था। तो अभी कह रहा है कि गतिज ऊर्जा को नियत रखना है। यदि काइनेटिक एनर्जी यानी कि E के बराबर कांस्टेंट हो, अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो मैं कह सकता हूं कि P समानुपाती है 1/V के, है ना। ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो P किसके समानुपाती हो जाएगा, V के समानुपाती हो जाएगा। अब देखिए, आयतन को 1/4 कर रहा है और प्रतिशत में परिवर्तन पूछा है। अगर डायरेक्टली पूछता कि दाब में कितना परिवर्तन होगा तो आप कह सकते थे कि आयतन 1/4 हो रहा है तो दाब 4 गुना हो जाएगा, लेकिन इसमें प्रतिशत में पूछा है। तो देखिए, अगर मैं लिखूं कि P2/P1 बराबर V1/V2, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती चल रहा है, तो P1 ऊपर है तो यहाँ V1 आएगा, या P1 ऊपर है, P1 नीचे है तो V2 नीचे आएगा। ठीक है, अगर मुझे पता है कि दाब, प्रारंभिक दाब जो है, प्रारंभिक दाब वो P1 है और अंतिम दाब जो है वो P2 है, और प्रारंभिक आयतन वो V1 है और अंतिम आयतन वो V2 है। तो हम जानते हैं हमने आयतन को कितना करा है, हमने आयतन को कर दिया 1/4, यानी V2 को हमने क्या कर दिया, V1/4 कर दिया है ना। V2 को क्या कर दिया है कि V1/4 कर दिया है। एक मिनट, ठीक है, V1/4। ठीक है, पहले जो आयतन था वो V1 था, बाद में जो आयतन है वो V2 है, वो V2 कितना हो गया, V1/4 हो गया। तो यहां से हम P2 निकाल लेंगे, तो P2/P1 बराबर V1/V2 की जगह लिखा जाएगा V1/4। P1 से V1 कैंसिल, यानी 4 आ गया, तो P2 बराबर 4P1। तो ये आपका अंतिम दाब आ गया, कितना हो गया, P2 बराबर 4P1। अब प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालते हैं, P में प्रतिशत परिवर्तन वो कैसे निकाला जाता है, P2 माइनस P1 बटे P1 इंटू 100, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, हमेशा सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करें और फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करें। तो P2 कितना आ गया, 4P1 माइनस P1 बटे P1 इंटू 100। तो देखिए यहां से ऊपर बचेगा 3P1/P1, P1 से P1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 300%, यानी कि दाब जो बढ़ जाएगा वो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, 300% बढ़ जाएगा। मुझे कैसे पता चला कि बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आंसर किसमें आया है, धनात्मक आया है। अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब जो दाब होगा वो बढ़ेगा, अगर ऋणात्मक आंसर आता है तो दाब घटेगा। क्योंकि हमने आयतन को 1/4 कम किया है तो दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि किसी गैस का दाब 4 गुना कर दिया जाए, गैस का दाब जो है वो 4 गुना कर दिया जाए और उसका आयतन जो है वो आधा कर दिया जाए, यानी कि 1/2 कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। फिर से प्रतिशत का सवाल है, ध्यान से करें। देखिए, दाब बराबर होता है 2/3 काइनेटिक एनर्जी, ई के लिख देता हूं मैं इसको, बटे वी, इसके बराबर होता है। अगर मैं इससे काइनेटिक एनर्जी निकाल लूं तो ई के मेरा कितना आ जाएगा, ये आएगा 3/2 पीवी। ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन है, गतिज ऊर्जा, दाब और आयतन में संबंध आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं, ये तो फर्स्ट टर्म के लिए था। अगर मैं ई के टू निकालू, ई के टू, ये कैसे निकलेगा, मुझे दाब को करना है कितना, दाब को करना है 4 गुना, यानी कि 3/2 4p। ठीक है, क्योंकि P2 जो है वो 4p है और आयतन कितना है V2, V2 है V/2, आधा करना है। ठीक है, आयतन को आधा करते हैं तो V/2। तो देखिए क्या क्या कर जाएगा, 2 से 2 ये पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि E-K2 हमारे पास आएगा 3pv। सेकेंड टाइम में जो गतिज ऊर्जा होगी वो 3pv होगी। पहले कितनी थी, पहले जो थी इसको हम लिख सकते हैं 1.5 pv। अब प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो E में प्रतिशत परिवर्तन कैसे आएगा, डेल्टा E प्रतिशत, तो आएगा E-K2 माइनस E-K1 अपॉन E-K1 इंटू 100। बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू अपॉन फर्स्ट वैल्यू इंटू 100। तो ये कितना है, 3pv माइनस 1.5 pv अपॉन 1.5 pv। तो इस आपके पास बचेगा 1.5 pv अपॉन 1.5 pv इंटू 100। तो pv से pv आपका कैंसिल हो जाएगा और 1.5 से 1.5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा 100% वृद्धि होगी, यानी कि गतिज ऊर्जा जो होगी 100% बढ़ जाएगी। जब हमने दाब को कर दिया 4 टाइम्स और आयतन को कर दिया आधा, तो आप ये वैल्यू रख के निकाल सकते हो। बिल्कुल E2 की वैल्यू आएगी 3pv में से फर्स्ट पीवी को माइनस करें, अपॉन फर्स्ट पीवी करें इनटू 100। बिल्कुल सिंपल सवाल। ठीक है, अब थोड़ा सा कंसेप्टिव सवाल है, ग्राफ को लेके ये पूछा गया सवाल है, तो हम इसको कंसीडर करते हैं। देखिए कैसे, ये कह रहा है कि दो अलग अलग गैसों का दाब तथा वीआरएमएस, दाब तथा वीआरएमएस में ग्राफ चित्रानुसार इस प्रकार है। दो गैसें हैं, पहली गैस का ग्राफ ये है, दूसरी गैस का ग्राफ ये, पी और दाब और वीआरएमएस में ग्राफ है, तो किसका घनत्व ज्यादा होगा। तो हमें घनत्व के फॉर्मूले से रिलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले P बराबर 1/3 रॉ वीआरएमएस। अगर आपको ये फॉर्मूले समझ नहीं आ रहे तो मैं अभी भी कह रहा हूं, आपको मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देखिए, मैंने ये पूरे डेरिवेशन के साथ फॉर्मूले निकाले हुए हैं। चलिए, P बराबर 1/3 वीआरएमएस। अब P और V में ग्राफ है, ठीक है, P और V में ग्राफ है और घनत्व के साथ संबंध निकालना है, तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि आपको किसी एक चीज को कांस्टेंट करना पड़ेगा। अगर देखिए V को मैं कांस्टेंट कर दूं, यदि VRMS बराबर कांस्टेंट हो तो P समानुपाती हो जाएगा किसके, घनत्व के। तो जिसका दाब ज्यादा होगा उसका घनत्व ज्यादा हो जाएगा अगर आप VRMS को कांस्टेंट करते हैं। तो देखिए, VRMS को कांस्टेंट करने का तरीका क्या है, आप किसी भी एक VRMS, किसी भी एक वैल्यू से सीधी लाइन खींचिए, है ना, ऐसे। VRMS की किसी भी एक वैल्यू से आप सीधी लाइन खींच दीजिए। ये ग्राफ के क्वेश्चन करने का तरीका है। ठीक है, ये VRMS की एक फिक्स वैल्यू है। यहां पे इसका जो दाब है सेकेंड वाली का, वो सेकेंड वाली का दाब P2 और फर्स्ट वाली का दाब इस पर P1 है। ठीक है, VRMS की एक फिक्स वैल्यू पर दोनों के दाब निकल आए, है ना, क्योंकि मैंने VRMS को क्या माना है, कांस्टेंट माना है, तो कांस्टेंट मानने पर सेकेंड वाली का दाब तो P2 आ जाएगा और यहाँ पे P1 आ जाएगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि दाब किसका ज्यादा है, क्योंकि P1 ऊपर है तो हम कह सकते हैं P1 ग्रेटर देन P2। तो इससे हमें पता चल गया अगर ये कांस्टेंट होगा, जिसका दाब ज्यादा उसके इसी का घनत्व ज्यादा होगा, इसका मतलब ρ1 ग्रेटर देन ρ2। ये आपका आंसर है। तो घनत्व किसका ज्यादा होगा, पहली वाली गैस का घनत्व ज्यादा होगा और सेकंड वाली गैस का घनत्व कम होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन हो गए और हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं और भी कंसेप्ट इसमें जोड़े गए हैं मैंने, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन AIIIE में पूछा गया था। तो ये बोल रहा है किस ताप पर O2 का VRMS 27 डिग्री पर हाइड्रोजन के VRMS के बराबर होता है। तो अभी तक कहीं पे भी VRMS का ताप के साथ में संबंध जिक्र नहीं हुआ है, तो मैं वो पहले आपको समझा देता हूं कि ताप के साथ में ये कैसे रिलेट करता है। तो हम अगर VRMS का फॉर्मूला देखें तो VRMS आता है P बराबर 1/3 रॉ VRMS का स्क्वायर। दाब वाले सूत्र से आपका VRMS आता है, जहां रॉ क्या है, घनत्व है, VRMS उसका वर्गमूल माध्य वेग है, किसका, गैस का। तो अगर मैं VRMS निकालना चाहूं, VRMS निकालेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 PV रॉ। ठीक है, तो ये स्क्वायर है तो हम रूट निकाल लेते हैं इसका। VRMS बराबर रूट में 3P रॉ। अब रॉ क्या है, इसमें घनत्व है ना। रॉ को हम क्या ले सकते हैं, देखिए रॉ बराबर M/V है ना। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो VRMS का नया सूत्र जो निकल के आया है वह है 3P। देखिए रॉ को लिखेंगे M/V, तो V ऊपर चला जाएगा और M नीचे रहेगा। तो एक फॉर्मूला ये भी है VRMS का। ठीक है, इससे भी आप वाकिफ है, पहले हमने निकाला था। और नई चीजें अब हम देखते हैं। अब यदि मैं आदर्श गैस समीकरण की बात करूं तो PV nRT होता है, आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, ये हो गई हमारी आदर्श गैस समीकरण। तो PV की जगह हम क्या लिख सकते हैं, nRT लिख सकते हैं। VRMS बराबर हमारे पास एक और नया फॉर्मूला आएगा 3nRT M। ठीक है, एक और नया फॉर्मूला आ गया। N क्या है, N गैस के मोल है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, और T क्या है, इसका ताप है, M क्या है, गैस का भार है या द्रव्यमान है। तो अब हम इस भार में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए मोल क्या होता है, मोल होता है N मोल होते हैं, जो यहाँ पे मोल हैं। ठीक है, PV nRT में N मोल हैं। तो देखिए इसके बारे में चर्चा करें तो मोल होता है ग्राम में भार बटे अणुभार। ठीक है, तो N को हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम में भार, इसको हम M लिख रहे हैं, और मॉलिक्यूलर वेट को MW लिख रहे हैं। तो इसको इधर गुणा करें तो आपके पास ग्राम में भार आएगा M बराबर N इंटू MW। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा, ये आप यहां उठा के रखें तो VRMS क्या आएगा आपके पास, रूट के अंदर 3nRT बटे MW। N से N आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास VRMS का नया फॉर्मूला निकल के आया, VRMS बराबर रूट में 3RT अपॉन MW। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा ताप और उसके मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार पर निर्भर कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, VRMS जो है रूट T के समानुपाती हो जाएगा, क्योंकि अगर 3R और मॉलिक्यूलर वेट को अगर मैं कांस्टेंट लूं, किसी एक गैस के लिए मॉलिक्यूलर वेट जो होगा, परमाणु भार जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो T के समानुपाती हो जाएगा। अगर दो गैसों की तुलना हो रही है तो VRMS की बात होगी तो 1/MW के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। MW क्या है, अणुभार। तो जिसका, देखिए ये आप जाहिर सी बात समझ सकते हैं, VRMS क्या होता है, वेग होता है ना। तो वेग अणुभार बढ़ने के साथ साथ घटेगा। अगर दो गैसों की तुलना हो रही है तो जिसका भार ज्यादा है उसका वेग कम हो जाएगा, ये हम जानते हैं, क्योंकि कोई चीज भारी होगी तो उसका वेग जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। तो वेग किस पर निर्भर कर रहा है, उसके अणुभार पर निर्भर कर रहा है, और किस पर निर्भर कर रहा है, ताप पर। अगर हम ताप बढ़ा देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो वेग भी बढ़ जाएगा। तो दो चीजों पर और निर्भर करता है, गैस का अणुभार जब दो गैसों की तुलना हो, और गैस का ताप, अगर जिसका ताप ज्यादा है उसका VRMS ज्यादा होगा। तो ये आपका कंसेप्ट है, किन चीजों पर निर्भर कर रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें तो अच्छा होगा, है ना। दो चीजों पर निर्भर कर रहा है। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस ताप पर ऑक्सीजन का VRMS 27 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन के VRMS के बराबर होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए VRMS दो चीजों पर निर्भर करता है। VRMS समानुपाती होता है टेम्परेचर, और व्युत्क्रमानुपाती होता है मॉलिक्यूलर वेट के। तो अगर मैं VRMS किसका वाला,
ऑक्सीजन वाले की बात करूं अपॉन VRMS हाइड्रोजन वाले की तुलना करूं दोनों की, तो आपके पास क्या आएगा संबंध देखिए, T ऊपर है समानुपाती है, तो यहाँ पे तापमान आएगा किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है, और नीचे तापमान आएगा किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है, क्योंकि समानुपाती है तापमान के। और मॉलिक्यूलर वेट उल्टा आएगा। मॉलिक्यूलर वेट कैसे आएगा, मॉलिक्यूलर वेट आएगा हाइड्रोजन का, और यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो आएगा O2 का, ठीक है। तो क्योंकि ये उल्टा है, ध्यान से देखिए, ये समानुपाती किसके है, समानुपाती तो ताप के और मॉलिक्यूलर वेट के व्युत्क्रमानुपाती है, तो हाइड्रोजन वाला ऊपर आएगा और ऑक्सीजन वाला नीचे आएगा। इसने यही पूछा है आपसे कि किस ताप पर, तो आपको ताप निकालना है, किस ताप पर, VRMS दोनों के बराबर होंगे। अगर ये बराबर हैं, VRMS किसका, O2 का बराबर है VRMS किसका, हाइड्रोजन का, दोनों बराबर हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1 और ये दोनों टर्म्स आपकी बराबर आ जाएगी, यानी TO2 इंटू इसको नीचे वाले को ऊपर ले आते हैं, यहां 1 बचा है, तो TH2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 बराबर TO2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2, ठीक है। यहाँ पे तो कट गया, ये 1 बचा है, और ये दोनों उठा के यहाँ ले लिया, रूट हट गया क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ये रूट हटा दीजिए, 1 का इसको इधर ले जाइए, स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, जगह कम है इसलिए मैंने 2-4 टर्म्स ऐसे नहीं लिखे जो आप अंडरस्टूड रहेंगे, समझदार है। तो चलिए ये इधर आ गया। अब देखिए हाइड्रोजन का टेम्परेचर आपको निकालना है कि किस ताप पर O2 का VRMS 27 डिग्री पर H2 के, यानी कि 27 डिग्री पर किसका, H2 का, 27 डिग्री पर किसका दे रखा, हाइड्रोजन का टेम्परेचर दे रखा है, तो हाइड्रोजन का टेम्परेचर 27 डिग्री है, 27 डिग्री टेम्परेचर TH2, 27 को हम देख सकते हैं 300 केल्विन, ठीक है, हमें निकालना है TO2, ये पूछा है। चलिए तो इसको हम लिखते हैं 300, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, देखिए ऑक्सीजन के 2 अणु हमेशा एक साथ रहेंगे, एक का अणुभार जो होता है 16 होता है, तो 2 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 32 बराबर टेम्परेचर ऑफ O2 हमें निकालना है इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है क्योंकि 2 अणु है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, यहां से ही कट जाएगा 16 और 16 की 48, यानी 4800 केल्विन O2। ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है, अणुभार है, अब उस पर 4800 केल्विन पर दोनों का VRMS क्या होगा, बराबर होगा, किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, दोनों का VRMS किस टेम्परेचर पर बराबर होगा, जब ऑक्सीजन का ताप 4800 केल्विन कर दिया जाए, तो इसका जो VRMS आएगा, देखिए बढ़ेगा घटेगा, ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा तो आपका किसके बराबर हो जाएगा, हाइड्रोजन के VRMS के बराबर हो जाएगा, जब हाइड्रोजन कितने केल्विन पर है, 300 केल्विन पर है, ठीक है। इनकी तुलना की थी, तो ये पूरा कंसेप्ट था और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन AEEE में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है, उसको टेम्परेचर के साथ रिलेट करना था। और देखिए एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको कि VRMS जो होता है वो किसी भी गैस का, हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल है उसमें कई सारी गैसें, लेकिन कुछ गैसें उसमें अवेलेबल नहीं है, कुछ गैसें वहां से पलायन कर गई हैं, तो जिन गैसों का पलायन वेग से ज्यादा VRMS हुआ तो वो तो यहां रहेंगी, है ना, जिन गैसों का VRMS का मान जो है पलायन वेग से ज्यादा हुआ तो वो गैसें पलायन कर जाएंगी। पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो किसी गैस का वेग अगर VRMS वेग पलायन वेग से ज्यादा हो गया, किसी गैस का वेग या तो बराबर हो गया पलायन वेग के या उससे ज्यादा हो गया, तो वो गैसें क्या करेंगी, वो गैसें पृथ्वी के वायुमंडल से पलायन कर जाएंगी, वो वहां नहीं रुकेगी, क्योंकि उनका वेग क्या हो गया है, VRMS जो वेग है, उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ गई है, और इतनी ज्यादा हो गई, उनका वेग इतना ज्यादा हो गया कि वो पलायन वेग से ज्यादा हो गया है। इसीलिए मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि कुछ ग्रह ऐसे हैं जिन पे वायुमंडल नहीं है। उसका कारण क्या है, क्योंकि उनका पलायन वेग बहुत कम है। अगर पलायन वेग कम है तो इसका मतलब है कि उसके चारों ओर गैसें जो होंगी उनका VRMS उनके पलायन वेग से ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण उसके चारों ओर वायुमंडल नहीं रहता। तो एक कंसेप्ट आप ध्यान रखिए कि यहां लिख देता हूं, अगर किसी गैस का VRMS ज्यादा या बराबर हो जाए किससे, एस्केप वेलोसिटी से, पलायन वेग से ज्यादा हो जाए,
उस ग्रह के पलायन वेग से ज्यादा हो जाए किसका, उस गैस का वेग, तो वो गैसें वहां नहीं रुकेगी, पलायन कर जाएंगी। ठीक है, तो यही मुझे आपको समझाना था इस क्वेश्चन के थ्रू। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, मैंने क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं। इसके बाद हम चैप्टर के आगे की तरफ बढ़ेंगे, और तो आप इसको नोट कर लीजिए और इस चैप्टर को रेगुलर पढ़ते रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।